A1 स्टडी पॉइंट पर मैं मेहदी सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसकी परीक्षा सन 2018 में कंडक्ट कराई गई थी। आज हम लोग पहला सेक्शन यानी कि भाग 1 सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंदर सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे डैश दिया हुआ है को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन 1 समाजीकरण, ऑप्शन 2 संस्कृति और ऑप्शन 3 दिया हुआ है ट्यूशन, ऑप्शन 4 है मीडिया। तो बच्चे किस चीज़ को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? तो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन 3 ट्यूशन। तो एक का सही प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन 3 ट्यूशन। प्रश्न संख्या 2, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि ऑप्शन 1 दिया हुआ है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, ऑप्शन 2 परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, ऑप्शन 3 वे बच्चे क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, ऑप्शन 4 वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 3, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन 1 बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ऑप्शन 2 पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ऑप्शन 3 प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है और ऑप्शन 4 दिया हुआ है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डन ने दिया था। एक स्टूडेंट जो गणित में अच्छा नहीं है वह इंग्लिश में अच्छा हो सकता है। यानी एकाधिक बुद्धि का मतलब है कि एक स्टूडेंट जो है या गणित में अच्छा नहीं है लेकिन वह इंग्लिश में अच्छा हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वह हर चीज़ में कमज़ोर है। तो हमारा 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन 1 दिया हुआ है बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, ऑप्शन 2 आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, ऑप्शन 3 दिया हुआ है बच्चों की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, ऑप्शन 4 है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? हमसे जो है नहीं पूछा जा रहा है। सतत और व्यापक यानी सतत मीन्स लगातार चलना। ऑप्शन 1 दिया हुआ है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ऑप्शन 2 यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ऑप्शन 3 है यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, ऑप्शन 4 इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, यह शिक्षण अधिगम
प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 6। बच्चों में प्रतिभाशाली डैश के कारण हो सकती है। ऑप्शन 1 है एक संसाधन समृद्ध वातावरण, ऑप्शन 2 सफल माता पिता, ऑप्शन 3 है एक अनुशासित दिनचर्या, ऑप्शन 4 है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन 1 दिया हुआ है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, ऑप्शन 2 उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें, ऑप्शन 3 बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, ऑप्शन 4 उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। प्रश्न संख्या 8। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन 1 उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, ऑप्शन 2 उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, ऑप्शन 3 उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, ऑप्शन 4 है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, हमें जो है नहीं बताना है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ऑप्शन 2 उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, ऑप्शन 3 बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ऑप्शन 4 है एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, क्योंकि हमसे नहीं पूछा जा रहा है और निगेटिव हमें ढूंढना है। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो ऑप्शन 1 डिसलेक्सिक है, ऑप्शन 2 सृजनात्मक है, ऑप्शन 3 प्रत्यास्थी है और ऑप्शन 4 दिया हुआ है विकलांग है। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सृजनात्मक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ऑप्शन 2 दिया हुआ है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, और ऑप्शन 3 दिया हुआ है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ऑप्शन 4 है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। हमसे नहीं पूछा जा रहा है तो जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही गलत नहीं पूछा गया है।
तो हमारा उत्तर हो जाएगा अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? हमें संवेग बताना है, इसमें से कौन सा है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है डर, ऑप्शन 2 है ध्यान, ऑप्शन 3 उत्तेजना, ऑप्शन 4 दिया हुआ है स्मृति। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 डर। डर जो है यह एक संवेग है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन 1 बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन 2 बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। तो यह निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है वो हर चीज़ को जानता है और देखता भी है। और ऑप्शन 3 में दिया हुआ है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। यह भी निगेटिव हो गया। ऑप्शन 4 दिया हुआ है बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। सीमित अनावरण, यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन 1 एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। ऑप्शन 2 पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 3 आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन 4 है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। जब बच्चा जो है प्रश्न पूछने लगता है तो समझ जाइएगा कि वह एकदम पढ़ने में सक्रिय है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन 1 वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन 2 है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। ऑप्शन 3 पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। ऑप्शन 4 है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन 1 है वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन 2 वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऑप्शन 3 वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। ऑप्शन 4 है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। प्रश्न संख्या 17। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ व्यवहारवाद से प्राप्त की है या रचनावाद से प्राप्त की है?
या कि संज्ञानात्मक सिद्धांत से प्राप्त की है या मानवतावाद से प्राप्त की है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 रचनावाद। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है, जिसकी रचनावाद की बात जो है यह पियाजे कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि ऑप्शन 1 वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ऑप्शन 2 वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, ऑप्शन 3 वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ऑप्शन 4 है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तो इसमें सबसे सही उत्तर हो जाएगा, सबसे बेस्ट जो माना गया है वह है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछने हैं। तो 18 का सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1 शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, ऑप्शन 2 कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ऑप्शन 3 शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, और ऑप्शन 4 है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? ऑप्शन 1 चुप्पी साधे रहने के लिए, ऑप्शन 2 शिक्षकों को निर्देश देने में, ऑप्शन 3 बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में, ऑप्शन 4 है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए।